दो काली और तीन अंग्रेजन बहू का पहला बच्चा। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या कर लिया? ये कैसी काली पीली सी बहू उठा कर ले आए हो, और वो भी मेरी बिना मर्जी के। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। मेरे तो कर्म ही फोड़ दिए तुम लोगों ने। माँ, हम आपको बताना तो चाहते थे, लेकिन ये सब बताने का समय ही नहीं मिला। हाँ, आदर्श सही कह रहा है। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम आपको कुछ बता ही नहीं पाए। इन दोनों से मिलो, ये दोनों आपकी बहुएं हैं। अपने दोनों बेटों की बातों को सुनकर गंगा देवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इन दोनों को अपना लूंगी? तुम दोनों ने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि तुम शादी कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शादी करने की? और शादी की भी तो भला कैसी लड़कियों से? इनका रंग तो देखो कितना ही काला है। ये दोनों तो हमारे घर की बहू बनने के लायक भी नहीं है। माँ, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही। किसी के काले या गोरे रंग से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ माँ, ये मेरी पत्नी है और अब मैं इसी के साथ रहूंगा। और माँ, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे बेशक से आप हमें घर से बाहर निकाल दो। अपने दोनों बेटों की ऐसी बातें सुनकर गंगा देवी से रहा नहीं जाता, और गंगा देवी अपने दोनों बेटों को रोक लेती है। ठीक है, तुम दोनों लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। मैं तुम लोगों को अपने से जुदा नहीं होने दे सकती। तभी गंगा देवी अपनी दोनों काली बहू का मुंह दिखाई कर गृह प्रवेश करवा देती है। इसके बाद गंगा देवी अपने दोनों काली बहुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी दूसरी तरफ गंगा देवी के तीनों बेटे जो लंदन में काम कर रहे थे, रणवीर, रोहित और अनूप, वो भी शादी करके तीन गोरी मेम को अपने साथ ले आते हैं, जिन्हें देख गंगा देवी बहुत खुश होती है। रणवीर, रोहित, अनूप, तुम तीनों ने तो शादी कर ली। अरे कम से कम मुझे बता तो दिया होता, धूमधाम से मैं तुम लोगों की शादी यहाँ करवा देती। गंगा देवी की ऐसी बातें सुनकर रणवीर, रोहित और अनूप गंगा देवी से कहते हैं, हम तीनों ने भी? माँ, इसका मतलब क्या है? अरे क्या ही बताऊं, तुम तीनों के छोटे भाइयों ने भी शादी कर ली है। सच में क्या माँ? ये तो हम तीनों से भी आगे निकले। उन दोनों ने तो की ही। कम से कम तुम लोगों में तो अकल होनी चाहिए थी। तुम तो मुझे बताकर शादी कर सकते थे ना। खैर जो भी हो, तुम तीनों बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो। माँ, सुंदर होगी भी क्यों नहीं, आखिर लंदन से जो लाए हैं। गंगा देवी अपनी तीनों अंग्रेजन बहू को देखकर बहुत खुश होती है और तीनों का खुशी खुशी गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहुओं, तुम तीनों बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल घर की लक्ष्मी की तरह। गंगा के कहने पर तीनों गोरी बहू घर के अंदर आती है, लेकिन तभी लीजा कहती है, ये क्या अनूप, तुमने तो कहा था तुम्हारे गांव में तुम्हारी बहुत बड़ी कोठी है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ तो एसी भी नहीं लगा। सासू माँ, क्या आपने यहाँ आने का कुछ हमारा इंतजाम नहीं किया क्या? मुझसे तो अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही सासू माँ। अब आप पहले हमारा कमरा दिखा दीजिए, हमें जल्दी से चेंज करना है। क्यों नहीं, चलो तुम तीनों को मैं तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। गंगा देवी अपनी तीनों बहू को उनके कमरे में छोड़ आती है। ऐसे ही अगली सुबह गंगा देवी किचन में आकर पायल और मुस्कान से कहती है, तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी तीनों जेठानी आई हैं। उन्होंने सही से खाना पीना भी नहीं खाया, जल्दी से उनकी खातिरदारी करो। ये क्या मुस्कान, जब हम इस घर में प्रवेश करके आए थे, माँ जी ने हमारी तो कोई खातिरदारी नहीं की थी। हाँ दी, तुम ठीक कह रही हो दीदी, लेकिन इसमें गलती भी तो हमारी ही है। हमने भी तो उन्हें बिना बताए शादी कर ली थी। अरे मुस्कान, बिना बताए शादी तो हमारी तीनों जेठानियों ने भी की है, लेकिन सासू माँ तो उनसे बहुत खुश है। दीदी खुश होंगी भी क्यों ना, आखिरकार वे लंदन से जो आई हैं। दोनों बहनें आपस में बात करके अपनी तीनों जेठानियों के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है, और तभी लीजा, जेनी और सोफिया देर से अपने कमरे से बाहर आती है, और तब तक मुस्कान और पायल सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके ले आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हे भगवान, दीदी देख रहे हो ये तीनों कैसे कैसे कपड़े पहनकर आई हैं। अरे पागल, लंदन से आई हैं तो अपने रंग तो दिखाएंगी ना। तुम दोनों हम तीनों को मिलकर ऐसे घूर क्यों रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, हम तो बस आपके कपड़ों की बात कर रहे थे। वैसे जी,
जेठानी जी, यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं चलते। हा, तुम दोनों को क्या पता, ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज होती है, समझ आई? और तुम दोनों ठहरी गांव की गवार, तुम क्या जानो शहर का पहनावा। लीजा, जेनी और सोफिया तीनों मिलकर अपनी दोनों देवरानियों की खूब बेइज्जती करते हैं, जिससे मुस्कान और पायल को थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और गंगा देवी की 5 बहुरानियां एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जी माँ जी, और पायल दीदी भी माँ बनने वाली है। तो क्या करूँ? माँ बनने वाली हो तो क्या मैं गली गली मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दूँ? तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे काले पीले होंगे। मुझे क्या, चलो घर का काम करो। मामी जी, हमें भी आपको खुशखबरी देनी थी, हम तीनों भी माँ बनने वाले हैं। तुम तीनों ने तो मेरा मन खुश कर दिया। ऐसी खबर सुनाकर अब मेरे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। प्रेग्नेंट होने के बाद गंगा देवी की तीनों अंग्रेजन बहुएं सारा दिन अपने कमरे में फरमाइशें किया करती, लेकिन वहीं बेचारी दोनों देवरानियां मुस्कान और पायल प्रेग्नेंट होते हुए भी घर का सारा काम किया करती और बिना किसी शिकायत के अपनी तीनों जेठानियों की फरमाइशों को पूरा किया करती। ऐसे ही एक दिन मुस्कान अपनी तीनों जेठानियों से कहती है, ओ लंदन वाली जेठानियों, अपना काम कम से कम खुद तो कर लिया करो, कम से कम अपने बच्चों का तो पूरा ध्यान रखा करो। पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो तो बच्चों पर क्या ही असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुम तीनों ने? तुम दोनों कौन होती हो हमें ये बताने वाली कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? तुम दोनों गंवार, तुम्हें पता भी है प्रेगनेंसी में आराम करना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह इधर उधर भटकना चाहिए। ये मत सिखाओ हमें। यहाँ से जल्दी जाओ और हम तीनों के लिए जूस बना कर लाओ। जब देखो दोनों काम चोरी ही करती रहती है। जाओ मेरी तीनों गोरी बहू के लिए जूस बना कर लाओ। जी माँ जी। अपनी सास की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी पायल और मुस्कान हंसी खुशी अपनी जेठानियों की खूब खातिरदारी करती और उन्हें जूस बना कर दे देती हैं। एक तरफ जहाँ गंगा देवी को तीनों अंग्रेजन बहुएं बिस्तर से उतरती भी नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बेचारी काली बहू अपनी पहली प्रेगनेंसी पर घर का सारा काम किया करती रहती। ऐसे ही एक दिन गंगा देवी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, लेकिन तभी उनका पैर फिसल जाता है और उनके सिर से खून निकलने लगता है। गंगा देवी को जमीन पर पड़ा देख तीनों अंग्रेजन बहू अपनी सास को देखने तक नहीं आती। अरे क्या हुआ माँ जी, आपको चोट लग गई? मुस्कान जल्दी आओ, इनका डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी आओ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर मुस्कान और पायल जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां वो उनकी पट्टी करवाती है। गंगा देवी अपनी दोनों बहुओं की ऐसी दरियादिली देखकर उन्हें उनके ऊपर पछतावा होने लगता है। तुम दोनों के साथ कितना बुरा किया, तुम दोनों का सही से गृह प्रवेश तक नहीं किया और ना ही तुम दोनों पर तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम इतना ध्यान दिया, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो मुस्कान और पायल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुस्कान और पायल अपनी सास को माफ कर देती है। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास को घर ले आती हैं और जब तीनों अंग्रेजन बहुएं अपनी सास को ठीक ठाक देखती हैं, तो वे अपनी सास से कहती है, माँ जी आप घर आ गई, हम तो आपका इंतजार कर रही थी। बस बस तुम तीनों अपनी शक्ल मत दिखाओ, तुम तीनों बस शक्ल दिखाने लायक भी नहीं हो, बस गोरी शक्ल की हो, लेकिन दिल तो तुम्हारा काला ही है। कभी भी मुस्कान और पायल जैसा तुम बन ही नहीं सकती। अपनी सास के मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनकर उन तीनों को बहुत बुरा लगता है और वे तीनों भी अपनी गलती के लिए अपनी सास और अपनी दोनों देवरानियों से माफी मांगती है। इसके बाद गंगा देवी अपनी बहुओं की सारी गलतियां भूलकर पांचों बहुओं के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और अपनी पांचों बहुओं का अच्छे से ख्याल भी रखती है। मीरा जो कि बहुत काली थी, हर कोई उसे उसके काले रंग के लिए बोलता था। ऐसे ही एक दिन मीरा कॉलेज जाती है, तभी उसकी कॉलेज फ्रेंड अंजलि उससे बोलती है, अरे मीरा पराठे तो लेकर आई है ना? यार सच में तेरी माँ ना गजब का पराठा बनाती है, उनके हाथ का पराठा खाने में ना अलग ही मजा आता है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपनी माँ से पराठा बनाना सीख ले, कब कहाँ कौन सी चीज काम आ जाए कुछ नहीं पता। यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मेरी माँ ना इतनी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से कुछ सीखने की चाह नहीं रखती। अब मैं ना अपनी माँ से पराठा बनाना सीखूंगी। मुझे भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ पराठा बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी माँ बनाते ही इतना लाजवाब पराठा है। अच्छा अभी फिलहाल के लिए जो पराठा लेकर आई है वह मुझे दे दे,
और अपनी माँ से घर जाकर सीख लेना। घर आकर मीरा अपनी माँ से पराठे बनाना सीखती है और कुछ ही दिनों में मीरा अपनी माँ से भी बहुत बेहतर पराठे बनाना सीख जाती है। अब हर कोई मीरा के हाथ के बने पराठे खाने को करते हैं। ऐसे ही कॉलेज में राहुल नाम के एक लड़के को मीरा से प्यार हो जाता है। वो मीरा के काले रंग को छोड़ उसके मन से प्यार करने लगता है और परिवार के खिलाफ जाकर मीरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद मीरा के ससुराल में उसकी सास विमला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मीरा काली थी। मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटवा दी। आखिर क्या देख लिया इस काली कलूटी के अंदर जो इसे इस घर की बहू बना कर ले आया। अरे माना कि आजकल बच्चों का अफेयर चलता है शादी से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की से शादी हो जाए। ऐसे ही एक दिन मीरा अपनी सास के लिए पराठे बना कर लाती है। सास को पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो मीरा से बोलती है, काली माई सच सच बता, ये पराठे तूने ही बनाए हैं या फिर ऑनलाइन तूने बाहर से मंगा लिया? क्योंकि तेरी शक्ल देखकर तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये पराठा तूने बनाया है। माँ जी, भले ही मैं काली हूँ, लेकिन भगवान ने ना मुझे बहुत अच्छे गुण दे रखे हैं। मुझे घर के सारे काम आते हैं। घर और बाहर दोनों चीजों को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। और ये पराठे जो आप खा रहे हैं ना, ये मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया है। और माँ का सिखाया हुआ चीज हमेशा बच्चों को अच्छा महसूस करवाता है। जैसे कि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको मेरे हाथ का बना हुआ पराठा इतना ज्यादा पसंद आया है। पराठा तो पसंद आया, लेकिन तू मुझे अभी तक पसंद नहीं आई। ऐसे ही समय बीतने लगता है। मीरा अपनी सास को खुश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में राहुल अपने दोनों पैर गंवा देता है। राहुल अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। घर में राहुल ही कमाने वाला था और राहुल की वजह से घर चलता है। इतना सब होने के बाद भी घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होने लग रही थी और घर की स्थिति को देखते हुए मीरा अब एक ढाबे पर पराठे बनाने का काम शुरू करती है, जहाँ उसे महीने का 8,000 मिलता था और उसी से वे अपने घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही एक दिन ढाबे पर एक आदमी आता है और वे ढाबे का मालिक से कहता है, भाई साहब, मुझे आपके ढाबे के बने हुए 150 पराठे चाहिए। आपके पराठे बड़े स्वादिष्ट होते हैं और आपके पराठे की डिमांड तो अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सच में आपके यहाँ के कारीगर तो बड़े अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाते हैं वो। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको समय से 150 पराठे का ऑर्डर मिल जाएगा। इन सब से मालिक बहुत खुश होता है और मालिक खुशी खुशी मीरा की तनख्वाह 8 से 15 कर देता है, क्योंकि पराठे बनाने का काम तो मीरा ही करती थी। इसलिए मीरा की वजह से मालिक का ढाबा दिन प्रतिदिन अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन मीरा ढाबे पर आना थोड़ा लेट हो जाता है और वे अपने मालिक से कहती है, माफ करना मालिक, आजकल मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं कल से समय पर आऊंगी। अरे मीरा, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम लेट आओगे मुझे फोन कर बता देना। बाकी मुझे इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ढाबा चल रहा है। अगर तुम इतना स्वादिष्ट पराठा नहीं बनाती तो शायद मेरे लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए नहीं आते। तुम तो लक्ष्मी हो हमारे लिए, इसलिए अपनी लक्ष्मी से नाराज नहीं होते, बल्कि उसे तो पूजा जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक, वरना कहाँ आजकल के लोग अपने कारीगर को इतना सम्मान देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अब मालिक की तबीयत खराब होने लग रही थी। मालिक की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मालिक का बेटा बड़ा अर्जुन अब ढाबे की देखरेख कर रहा था। ऐसे ही एक दिन मीरा ढाबे पर लेट आती है, जिस वजह से अर्जुन मीरा को बहुत सुनाता है और कहता है, ये कौन सा समय है ढाबे पर आने का? भूल गई हो क्या कि यहाँ सुबह 10 बजे तक सबको पहुँच जाना होता है और तुम होगी 10:30 बजे यहाँ आ रही हो? मुफ्त के पैसे चाहिए क्या तुम्हें? तो मुझे वो भी बता दो। नहीं साहब, घर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए बस आधा घंटा लेट हो गई। तुम्हारे घर में कुछ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना। घर के जरूरी काम के लिए तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, बल्कि यहाँ ढाबे पर काम करने की वजह से तुम्हें सैलरी मिलती है। आधा घंटा लेट आई हो, इस वजह से तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगा। लेकिन मालिक, आपके पिताजी ने तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे ये सब कहा कि थोड़ा बहुत लेट वे मैनेज कर लेंगे, फिर आधा घंटा लेट होने की वजह से आप मेरी सैलरी तो मत काटो। देखो, मेरे पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी ढाबा मैं चलाता हूँ, तो यहाँ जो होगा वो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार मीरा को टॉर्चर करने लगता है। वे उसे हर छोटी मोटी बातों को लेकर सबके सामने सुनाना शुरू कर देता है। मीरा को अर्जुन का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह बांट रहा था और वे मीरा को उसकी आधी सैलरी काट कर देता है, जिस पर मीरा बोलती है, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी और मैं बस आधा घंटा लेट थी और उस वजह से आपने मेरी आधी सैलरी काट ली, ऐसा क्यों? तुम्हारी रोज की छोटी मोटी गलतियाँ, हमसे बहस करना, इन सब का हिसाब भी तो काटना जरूरी है ना। और जितनी तुम्हारी औकात है ना, उतना ही पैसा दिया है मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इस ढाबे पर कोई काम नहीं करना, जितना काम करना था मैं कर चुकी।
मीरा गुस्से में काम छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह अपनी सास को सारी बातें बताती है। इसके बाद उसकी सास मीरा से बोलती है, परेशान मत हो बहू, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो कहती हूँ कि तू अपना काम शुरू कर दे। सास की बात मानकर मीना अपना काम शुरू कर देती है। मीना के हाथ के बने हुए पराठे हर किसी को पसंद आते हैं और बहुत कम समय में मीरा का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब मीरा के हाथ के बने पराठे हर जगह बिकने शुरू हो जाते हैं। अब मीरा की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। अब मीरा के पास खुद का घर था और खुद की गाड़ी और खुद का नाम था।